नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पार्टी के करीब 350 नेताओं को 60 मिनट तक समझाया। प्रधानमंत्री ने पार्टी के अंदर जो बातें कहीं, वो बातें कभी सामने नहीं आएंगी, लेकिन हम आपको इस आने वाली रिपोर्ट में एक एक बात बड़े ऑथेंटिक तरीके से बताएंगे। बहुत लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी ने पार्टी को विजय मंत्र दे दिया है। कुछ लोग हेडलाइन लिखेंगे नरेंद्र मोदी ने पार्टी को एक एक सीट जीतने का तरीका समझाया है। दरअसल प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल स्टाइल, पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल कैलकुलेशन का तरीका बाकी नेताओं से अलग है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को आज 2023 और 2024 के चुनाव जीतने का एक सिंपल रूट बताया है। मोदी ने अपने भाषण में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, लेकिन बड़े सटीक तरीके से अपनी पार्टी को समझाया कि अगले 400 दिनों में करना क्या है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें या 250 सीटें? बीजेपी को 350 सीटों तक पहुंचाने का फॉर्मूला क्या है? 350 सीटों का यह फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने 350 लोगों को बिठाकर किस अंदाज में समझाया? मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। 24 में 19 से बड़ी जीत, दावा तो हो गया, मगर लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीटें जीतने का यंत्र क्या है, मंत्र क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ साफ कह दिया कि 350 पॉसिबल है। चुनाव में 400 दिन बचे हैं। 24x7 काम करेंगे तो बीजेपी के पास 2800 घंटे हैं। 350 सीटें जीतने के लिए हर घंटे काम करना होगा, हर समुदाय के पास जाना होगा और गैर जरूरी बयानबाजी से बचना होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। मोदी के सारे विरोधी मोदी की पार्टी को 250 से नीचे रोकने के लिए प्लान बनाकर बैठे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये सब मानते हैं कि मोदी को 250 सीटों पर रोका जा सकता है। मोदी के लिए एक रोड ब्लॉक दक्षिण में भी तैयार हो रहा है। क्या ये क्षेत्रीय क्षत्रप मोदी को रोक लेंगे? 350 या 250,
2023 का यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता का जवाब मई 2024 में मिलेगा। लेकिन सारे विरोधी अभी से मानते हैं कि बीजेपी 200 सीटों से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने लोग बैठे हैं उनको ये लगता है कि बीजेपी 350 से ऊपर सीटें नहीं जीत पाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। भारत के मैप पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को अंदाजा है कि उसका स्ट्राइक रेट 90 से 100% रहेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50 से 80% तक जा सकता है। लेकिन देश के मानचित्र पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0 से 30% तक रुक सकता है। पहली कैटेगरी वाले राज्यों के लिए बीजेपी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ग्रीन सिग्नल वाले राज्य वो हैं जहां बीजेपी लगातार जीत रही है। इन राज्यों में शामिल हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा। दूसरी कैटेगरी वाले राज्यों में बीजेपी के लिए ऑरेंज सिग्नल है। यहां नरेंद्र मोदी की पार्टी अलर्ट मोड पर है और परफॉर्मेंस सुधार कर इसे ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया गया है। ऑरेंज सिग्नल वाले राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। मगर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां मोदी की पार्टी को रेड सिग्नल मिल रहा है। इनमें दक्षिण के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ पंजाब भी शामिल है। रेड सिग्नल वाले राज्यों में बीजेपी को पहले ऑरेंज सिग्नल करना है और फिर उसे ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट करना है। नरेंद्र मोदी की पार्टी भी अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्राइक रेट से जज कर रही है। हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। बीजेपी की गाड़ी इलेक्शन एक्सप्रेसवे पर बहुत आसानी से 350 तक पहुंच जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 स्पीड ब्रेकर तो 2023 में ही लगे हुए हैं। फरवरी में ही त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इलेक्शन है। मई में कर्नाटक का चुनाव होगा, नवंबर में मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट पड़ेंगे। फिर दिसंबर 2023 में राजस्थान और तेलंगाना में सियासी दंगल होगा। 23 में 9 राज्यों के 1083 विधायकों का इलेक्शन होगा। इन्हीं 9 राज्यों से 24 में 116 सांसदों का चुनाव होना है। त्रिपुरा में 60 विधायक 2 सांसद, मेघालय में भी 60 विधायक और 2 सांसद, नागालैंड में 60 विधायक और 1 सांसद, कर्नाटक में 224 विधायक और 28 सांसद, मध्य प्रदेश में 230 विधायक और 29 सांसद, छत्तीसगढ़ 90 विधायक 11 सांसद, मिजोरम 40 विधायक 1 सांसद, राजस्थान 200 विधायक 25 सांसद और तेलंगाना में 119 विधायक 17 सांसद। नरेंद्र मोदी को इन सारे स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करना है, बीजेपी की गाड़ी को यहां से निकालना है, तब 2024 की ओर बढ़ना है। बीजेपी ने 9 में 9 स्टेट जीतने का टारगेट रखा है। यह कैसे मुमकिन होगा? त्रिपुरा में उसकी अपनी सरकार है। त्रिपुरा में बीजेपी रिपीट हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, लेकिन मेघालय और नागालैंड कैसे होगा? मेघालय में बीजेपी के अपने 3 ही विधायक हैं। पिछले महीने दूसरी पार्टियों के 4 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 3 से 31 का सफर कैसे पूरा होगा? बीजेपी के लिए यही सवाल नागालैंड में भी है। 60 सदस्यों वाली नागालैंड असेंबली में बीजेपी के 12 विधायक हैं। उसे 31 के आगे ले जाना है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी के लिए त्रिपुरा का मॉडल है, जहां बीजेपी 0 से 36 सीटों तक पहुंची थी और 2018 में अगरतला में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी। पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन को 400 दिनों का लक्ष्य देते हुए कहा कि हर एक घर जाएं, हर एक व्यक्ति को ये बताएं कि चाहे कोविड का फ्री वैक्सीन हो, आवास हो, बिजली हो, पानी हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ऐसे फैसले हो जिससे दुनिया में भारत की धमक बढ़ी। ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी को चुना, उनकी सरकार को बनाया। इसलिए अगर आगे भी ऐसे फैसले की उम्मीद है, ऐसे फैसले चाहिए, तो लोगों को वही भरोसा एक बार फिर से देना होगा। ये कार्यकर्ताओं को लोगों को बताना है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री की सोच सीधी सी है कि ये सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा बनाई गई है। रियल चैलेंज कर्नाटक में है। कर्नाटक वो राज्य है जहां बीजेपी ने कई बार सरकार बनाई, लेकिन आज तक उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। 2018 में भी यहां जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऑपरेशन लोटस के बाद बीजेपी सत्ता में आई। कर्नाटक बीजेपी के लिए मुश्किल राज्य है। बीजेपी हार रही है, ऐसी रिपोर्ट है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार कर्नाटक जीत लेंगे। कर्नाटक में कई फैक्टर काम कर रहे हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया साथ आ गए हैं। बीजेपी सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी जुड़ गई है। वोक्कालिगा और लिंगायत समीकरण बैठ नहीं रहा। अलग रिजर्वेशन देने का दांव हाईकोर्ट में फेल हो गया। कर्नाटक में एक सीमा के बाद हिंदू मुसलमान भी नहीं चलता। 23 का चुनाव तो लोकल मुद्दों पर होगा। बीजेपी 224 सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें जीतेगी, तभी 24 में 25 से अधिक सीटें जीतने का उसका सपना पूरा होगा। स्पीड ब्रेकर तमाम हैं। इसके बाद भी बीजेपी कर्नाटक में नेक टू नेक फाइट मानकर चल रही है। बसवराज बोम्मई राजा श्री कृष्णदेव राय की तरह सरकार चलाने का संकल्प ले रहे हैं। गरीब कल्याण और सबके विकास के प्रति कमिटमेंट दिखा रहे हैं। जीत की ब्रॉडर गाइडलाइन नरेंद्र मोदी ने दे दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि
भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीआरएस का नेशनल पॉलिटिकल प्रोग्राम लॉन्च किया है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के कटआउट केसीआर के साथ दिख रहे हैं। यहां का इनविटेशन तो ममता बनर्जी को भी मिला था, मगर वो तेलंगाना आने की जगह मेघालय चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं आए कि वो मोदी विरोधी मुख्य मोर्चे में शामिल होंगे, किसी तीसरे मोर्चे में नहीं। एंटी मोदी मोर्चा में बंटवारा साफ साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव केसीआर को राहुल गांधी से ज्यादा भाव दे रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी का ध्यान सीधे लक्ष्य की ओर है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बंदी संजय कुमार पिछले 1.5 साल से तेलंगाना में प्रजा संग्राम यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें सफलता दिख रही है। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सिर्फ 1 विधायक जीता था और 9 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। यहां से बीजेपी 60 सीटों से आगे निकलने की सोच रही है। नरेंद्र मोदी से पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि पहले तेलंगाना जैसे स्टेट में बीजेपी की सरकार बनाने के बारे में कोई बात करता तो उसे मस्खरा समझ लिया जाता। आज इस पर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है। यह फर्क मोदी के आने से आया है। देश में अधिकतर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 का चुनाव एक तरफा होगा, जैसे टीम इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच होता है। सबका इंटरेस्ट यही जानने में है कि मार्जिन कितना होगा, लेकिन जिस तरह क्रिकेट में आखिरी बॉल फेंके जाने तक सस्पेंस रहता है, वैसा ही सस्पेंस 2024 को लेकर है। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में 2 ही विचारधाराएं हैं, बीजेपी और कांग्रेस की। 2024 में इन्हीं 2 में मुकाबला होगा। बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे, उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं मतलब निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से। ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2 ही क्यों, इस देश में 2 से ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और अभी हमारी सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा होगा कि झाड़ू वाले का भी नंबर आएगा। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई, अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है,
उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप में जो भी सरकार होगी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी नैरेटिव पर काम कर रही है। मोदी की पार्टी शुद्ध रूप से नंबर गिन रही है। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ 18.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऑल टाइम लो से सरकार बनाने का सपना देख रही है और राजस्थान में उसने अब तक कोई नेता घोषित नहीं किया है। सारे रोड ब्लॉक्स को पार करके इन तीनों ही राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो यहां से लोकसभा की 65 में से 65 सीटें जीतने का चांस बढ़ेगा। अभी 65 में से 62 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी इन राज्यों से 350 की टैली में बहुत ज्यादा सीटें ऐड नहीं होने वाली। अगर ये राज्य छिटक गए तो घाटा होने का चांस बढ़ेगा। एक्सपेंशन प्लान के लिए बीजेपी को दक्षिण का द्वार खटखटाना होगा। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को कहा कि ना तो अति आत्मविश्वास में पड़ना है, ना ही वर्तमान से संतुष्ट होकर निष्क्रिय हो जाना है, बल्कि इसके बजाय अपनी कमियों को दूर करते हुए और ज्यादा मेहनत करनी है और विस्तार करना है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी ने विस्तार की जो ज्यादा संभावनाएं दिखने वाले राज्य थे उनमें केरल, बंगाल और तमिलनाडु का नाम लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि प्रचार का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए। पीएम ने कहा कि अगर विपक्षी नेता हमारे लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कतई ना हो कि हम लोग उसी भाषा में जवाब दें, बल्कि व्यंग का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आवश्यक हो तो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि आप बड़ी यात्राएं निकालें, बल्कि 11 और 22 के समूह में भी कार्यकर्ता हर घर जा सकते हैं और हर एक व्यक्ति को समझा सकते हैं अपनी नीतियों के बारे में। नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने 2 दिन बैठकर क्या सोचा, नरेंद्र मोदी से क्या सीखा, ऐसे समझिए जैसे दिल्ली में 2 दिन की पॉलिटिकल मास्टर क्लास लगी थी, जिसके प्रधान अध्यापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बीजेपी ने जिन नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है उनमें सभी नेता अनुभवी हैं, अनुभवी पॉलिटिशियंस हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से पॉलिटिक्स सिखाने या चुनाव लड़ाने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। 2 दिनों में 2023 और उससे भी आगे 2024 के चुनाव के हर चैप्टर का रिवीजन कराया गया, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे समझिए जैसे बीजेपी नेताओं को बताया गया कि अगर चुनाव में राहुल गांधी का चैप्टर आ जाए तो कैसे रिएक्ट करना है, अगर केजरीवाल से सामना हो जाए तो कैसे लड़ना है, दक्षिण में ओवैसी और बंगाल में ममता बनर्जी से मुकाबला हो तो कैसे पेश आना है। आज बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अपने 350 टॉप वर्कर्स को आने वाले खतरे से आगाह भी किया और उन सबके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र भी थमा दिया। तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा पावरफुल अस्त्र है जो किसी विरोधी के पास नहीं है? इस रिपोर्ट में आपको इलेक्शन नैरेटिव की पूरी जानकारी मिलेगी। मोदी के नाम पर इमोशन, प्रो मोदी सेगमेंट 24 के लिए यही है बीजेपी का अरेंजमेंट। विपक्ष ने मोदी को कैसे घेरा, कब कब घेरा, मोदी पर किस किस ने क्या क्या कहा, कैसा कैसा प्रपंच रचा, मोदी को कितनी गालियां दी गई, मोदी पर क्या क्या आरोप लगाए गए, पेगासस पर एंटी मोदी टेप चलाया, राफेल पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया, सेंट्रल विस्टा के बहाने मोदी को फंसाया, नोटबंदी की आड़ में हेट मोदी कैंपेन चलाया। लिस्ट बहुत लंबी है, दर्जन भर से ज्यादा पोस्टर्स भी हैं, पोस्टर लगाने वाले भी हैं। मोदी विरोधी कैंपेन को उनके विरोधियों ने लीड किया। 9 पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने वाले राहुल हैं, केजरीवाल हैं, ममता हैं, नीतीश कुमार हैं, केसीआर हैं, अखिलेश हैं, भाईजान हैं, तेजस्वी हैं और ठाकरे परिवार हैं। हर पोस्टर में अलग अलग टेक्स्ट, कहीं राफेल का नाम फिट, कहीं वैक्सीन का जिक्र,
कहीं जासूसी कांड, कहीं नोटबंदी वाला सियासी बयान। सेंट्रल विस्टा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, नॉन स्टॉप 4 साल तक चला मोदी के खिलाफ पर्सनलाइज्ड हेट कैंपेन। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। लड़ाकू राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट छीन कर दिया। डिमोनेटाइजेशन की जो सच्चाई है, फिर चौकीदार की बात सुने। प्रधानमंत्री जी सच्चाई से नहीं बच सकते हैं। राहुल ने एक बार नहीं 50 बार बोला, राफेल मोदी को बर्बाद कर देगा। ममता ने कहा, राफेल, नोटबंदी, भ्रष्टाचार और अहंकार के मास्टर हैं मोदी। तेलंगाना के सीएम ने धमकी दी, बीजेपी नेताओं को जेल भेज देंगे। ओवैसी ने राफेल पर पूछा, कौन झूठ बोल रहा है? केजरीवाल ने राफेल पर संसद के स्पेशल सत्र की मांग कर दी, मगर क्या हुआ? राफेल पर मोदी विरोधियों का फॉल्स नैरेटिव फ्लैट होकर गिर पड़ा। जो राहुल राफेल पर कई मुखौटे उतारने की स्क्रिप्ट लिखा करते थे, वो चुप हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राफेल डील में जांच की जरूरत नहीं, संभल कर बोले राहुल। विपक्ष ने नोटबंदी पर शोर मचाया, मोदी को धमकाया। राहुल ने जिस नोटबंदी को मोदी का षड्यंत्र बताया, दीदी ने जिस नोटबंदी को मोदी का घोटाला बताया, नोटबंदी के उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला ठहराया। मोदी को यहां भी क्लीन चिट दी, लेकिन मोदी विरोधी झुंड को वो फैसला भी रास नहीं आया और फैसला आते ही एक दूसरा ही नैरेटिव फिर से घुमा डाला। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, अगर माफी मांगनी है सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। मोदी को तो जासूस तक करार दे दिया गया। पेगासस के बहाने भी मोदी पर पर्सनल अटैक हुए, लेकिन कथित जासूसी कांड पर भी देश की टॉप कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली। विपक्ष का एजेंडा धरा का धरा रह गया। मोदी के दुश्मनों ने सेंट्रल विस्टा के बहाने भी प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की। राहुल ने तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी की ईगो से जोड़ दिया। कांग्रेस ने मोदी महल का ताना मारा, सेंट्रल विस्टा को विनाश से जोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी, मोदी को गो अहेड कह दिया। यानी 4 साल से मोदी के दुश्मन जितने भी फेक नैरेटिव चला रहे हैं, जितने भी झूठे पोस्टर्स फैला रहे हैं, उन सब का हर्जाना विपक्ष को 24 में भरना पड़ेगा। इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है। 24 में मोदी के नाम पर ही इमोशनल माहौल बनेगा। प्रो मोदी सेंटिमेंट ही सबसे फिट, सबसे हिट फॉर्मूला होगा। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर इमोशनल प्रचार किया। बालाकोट के बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को नेशनल सेंटिमेंट से जोड़ा। 24 के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल शिफ्ट हो गई है। पूरा फोकस मोदी पर आ गया है। मोदी ने फ्रंट से लीड लेते हुए 24 के लिए क्लियर कट मैसेज भी दे दिया है। आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था, जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है, और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने वाले रामबाण भी मोदी ही हैं और विपक्ष के सामने भी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर हर लाइन में मोदी ही है। दिल्ली में मोदी का रोड शो होता है तो विपक्ष उसे अपनी यात्रा का साइड इफेक्ट यूं ही नहीं बताता। राहुल हर थोड़ी देर पर कभी पीएम तो कभी मोदी यूं ही नहीं फिट करते। मोदी बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसीलिए विपक्ष भी डायरेक्ट मोदी पर ही हमलावर है। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है,
आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। 19 से लेकर 23 तक मोदी को हर रोज कुछ न कुछ कहा गया। मोदी के लिए अनाप शनाप भाषा, बेतुके शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया। कावड़, कायर, लुटेरा, डकैत, ये सिर्फ कुछ सैंपल्स हैं मोदी के दुश्मनों की। मोदी को दी गई गालियों वाली सेंचुरी पूरी होने ही वाली है। मगर यह भी एक फैक्ट है, जब जब मोदी विरोधी मोर्चे ने प्रधानमंत्री पर गालियों की बौछार की है, उन्होंने मुंह की ही खाई है। 19 के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में इसका असर दिखा और प्रधानमंत्री ने वोटर्स को विरोधियों की तरफ से दी गई एक एक गाली का पूरा हिसाब किताब भी समय पर दिया। ये लोग बार बार प्रेम 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 का नकाब पहनकर मुझे गालियां देते रहते हैं। इनके प्रेम की डिक्शनरी में इस गरीब मां के बेटे के लिए, इस चाय वाले के लिए किस तरह का प्यार उमड़ा है, कैसे ये प्यार जताने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, खुद बताना चाहता हूं। ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है, उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं, ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं। मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। 24 में बीजेपी इस सेंटिमेंट को अग्रेसिवली अप्रोच करेगी। इस साल मोदी के विरोधी जितनी भी गालियां देंगे, सब नोट होंगी, सबकी लाइब्रेरी बनेगी और 24 में विरोधियों की यह गाली वाली लाइब्रेरी सीधे पब्लिक के सामने खुलेगी। वैसे मोदी और विरोधियों में यह फर्क तो है कि गाली सुनने के बाद भी मोदी किसी को हल्के में नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी ने केवल इतना ही कहा कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस यात्रा में सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं और उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी अपोजिशन को कमजोर नहीं समझते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब ये ताकत तैयार की है कि हम अपने भरोसे ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई तेजी से आगे ले जा सकते हैं। मोदी विपक्ष को कमजोर नहीं समझते, मगर विरोधी तो अभी भी राहुल को ही 24 का फेवरेट समझकर बैठे हैं। विरोधी खेमा अभी से निश्चिंत बैठा है, राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल को देश की आवाज बताकर हर रोज नया फसाना सुनाया जा रहा है। मोदी को कमजोर दिखाकर राहुल को ही अगला महानायक, जननायक डिक्लेयर कर दिया गया है। यह बात सही है कि राहुल की यात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। बड़े पैमाने पर युवा भी राहुल के साथ पैदल पैदल घूम रहे हैं, मगर क्या यह पैदल मार्च
24 आते आते युवाओं के वोट में तब्दील हो पाएगा? इसका जवाब मोदी ने खुद दे दिया है। मोदी और यूथ का कनेक्शन सॉलिड है। 14 में भी यूथ मोदी के साथ था, 19 में भी मोदी के ही साथ था, 22 के नतीजों में भी मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा यूथ ने ही दिखाया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने जमकर मोदी के नाम पर वोट दिया। 24 में बीजेपी इसी युवा वोटर्स के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। एक सर्वे के मुताबिक 18 से 22 साल के 41% युवा वोटर्स ने बीजेपी को 19 में वोट दिया। ये वोट प्रतिशत बीजेपी के कुल वोट शेयर से 4% ज्यादा था। इसी तरह 14 में भी बीजेपी को 34% युवाओं का साथ मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19%। जब बीजेपी 2009 में चुनाव हारी थी तब स्थिति बिल्कुल उलट थी। 2009 में 20% युवा वोटर्स बीजेपी के साथ थे, जबकि 28% ने कांग्रेस को चुना था। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं ने ज्यादा समर्थन दिया है और अगले साल यही पैटर्न रह सकता है। इसे भी एक फैक्ट से समझिए। 21 में भारत में 15 से 29 साल के लोगों की आबादी 27% से ज्यादा थी, यानी अगले साल 15 साल का युवा पहली बार वोट करेगा और तब 18 से 34 साल के वोटर्स की तादाद लगभग 27% होगी, यानी कम से कम 27 करोड़ वोटर्स 18 से 32 साल के युवा होंगे। और ये 27 करोड़ वोटर्स मोदी के लिए 24 में ट्रम्प कार्ड होंगे और इसीलिए मोदी ने बीजेपी को अभी से टास्क दे दिया है। 24 से पहले 18 से 25 साल के वोटर्स के दिल और दिमाग में ये बात फिट कर दी जाए कि देश के लिए पहले की सरकारें कैसी थीं और आज की सरकारें कैसी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि विशेष रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयु की जो हमारी तरुणाई है, इस तरुणाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा हैं, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं, ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।